हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनका यूज सेंटेंस में कहाँ पर होता है। तो सबसे ऊपर लिखा गया ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कर्म की अगर हम लोग बात करें तो दो होते हैं, दो तरीके के कर्म होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होता है, जिसको निर्जीव कहते हैं, और इसको प्राप्त करने के लिए हमें खुद से एक क्वेश्चन करना होता है, व्हाट, क्या। क्या प्रश्न करने से हमें प्राप्त हुआ शब्द प्रत्यक्ष कर्म कहलाएगा, उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, जिसको हिंदी में सजीव कहते हैं। इसको भी हम लोग खुद से ही एक क्वेश्चन करेंगे, किसे या किसको। किसे या किसको प्रश्न करने से प्राप्त हुआ शब्द अप्रत्यक्ष कर्म कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, राम टीचेस मी। राम मुझे पढ़ाता है। अब इसमें अगर हम सवाल करें राम किसे पढ़ाता है, तो उत्तर में हमें मिलेगा मुझे पढ़ाता है, मी। तो यहाँ पे मी वर्ड हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट है, और इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस, राम टीचेस मी इंग्लिश। राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो राम मुझे क्या पढ़ाता है, क्या प्रश्न करने से एक उत्तर मिल रहा है हमको इंग्लिश, कि राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हम लिविंग नॉन लिविंग की बात करें तो यह हमारा नॉन लिविंग है। यह हमारा नॉन लिविंग है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं। इस तरीके से यह हमारा इनडायरेक्ट और यह हमारा डायरेक्ट। इसका पैटर्न है सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न यहाँ पे लिखा गया है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, आगे फिर मुख्य क्रिया होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में कोई ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आएगा तो एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, अथवा एक से दो भी आ सकते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, इसमें केवल एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल। दूसरा सेंटेंस हमने थोड़ा सा एक वर्ड बढ़ा दिया, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, मी हमारा और इंग्लिश। और बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस होते हैं, जैसे राम राइट्स। राम लिखता है। अब इस सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट है और क्रिया है। सब्जेक्ट है और मुख्य क्रिया है, इसमें इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, राम राइट्स ए लेटर। लेटर है ये। राम एक पत्र लिखता है। तो राम क्या लिखता है, एक पत्र। यहाँ पे यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इसमें हम जोड़ते हैं टू मी। राम मुझे एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पे मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। और अगर हम स्थान की बात करें तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद आ सकता है, और जो हमारा डायरेक्ट है वो पीछे भी हो सकता है। अगला सेंटेंस, राम टीचेस मी इंग्लिश। यहाँ पे मी और इंग्लिश दोनों वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट हैं। मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस, राम टीचेस इंग्लिश टू मी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो क्रम है उसको बदल दिया गया, डायरेक्ट को पहले कर लिया गया है और इनडायरेक्ट को बाद में कर दिया गया है।
तो जब हम इनडायरेक्ट को हम बाद में करेंगे तो यहाँ पे एक कोई प्रीपोजिशन आएगा और वो प्रीपोजिशन हमारा टू हो सकता है सेंस के अकॉर्डिंग या फार हो सकता है। जैसे माई फादर बॉट ए वॉच फॉर मी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक घड़ी खरीदी। तो यहाँ पे ए वॉच हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन फार का यूज किया गया। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें तो माई फादर बॉट मी ए वॉच, यह सेंटेंस भी राइट है और इसमें हमको टू या फार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट सेंटेंस है सी सिंग्स ए सॉन्ग फॉर देम, वह उनके लिए गीत गाती है। तो यहाँ पे ए सॉन्ग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और देम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसी का क्रम हम लोगों ने बदल दिया। तो सी सिंग्स देम ए सॉन्ग, तो यहाँ पे देम पहले आ गया और ए सॉन्ग बाद में चला गया, तो यह सेंटेंस भी हमारा राइट है। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे राइट हैं। ऑब्जेक्ट का स्थान कहीं भी हो सकता है क्रिया के बाद। धन्यवाद।